गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट द क्लास। कल हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की डिमेरिट्स और उसकी इम्पोर्टेंस की। आज हम करेंगे कि यूएनओ ने जो ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन दी थी, टाइम टू टाइम उन डिक्लेरेशन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या काम किए हैं आज तक यूएनओ, कि क्या प्रैक्टिकली वर्क किए गए हैं या ह्यूमन राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कदम उठाए गए हैं, उनके बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले यूएनओ ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की थी 10 दिसंबर 1948 को, और इस डिक्लेरेशन के साथ ही ये एक तरह से बाध्यता या कंपल्शन किया था अपने मेंबर कंट्रीज को कि वो इस संधि का पालन करेंगे। संधि का पालन मीन्स डिक्लेरेशन जो की गई थी, इस डिक्लेरेशन पे सारे मेंबर कंट्रीज ने साइन किया था कि हम अपने देश में एक ह्यूमन राइट काउंसिल एस्टेब्लिश करेंगे, मानवाधिकार आयोग स्थापित करेंगे, और उस आयोग का काम हमारे देश में मानवाधिकारों की रक्षा करना होगा। इस तरह की संधि और साइन होने के बाद ये संधि एक तरह से एक कंपलसरी रूल बन गई थी, बाध्य कानून बन गई। तो इसको लागू करने के लिए यूएनओ ने जो जो स्टेप्स उठाए हैं या इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो काम किए हैं, उसमें फर्स्ट काम आता है इंटरनेशनल कन्वेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स, की मानवाधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र जारी किए हैं। और ये प्रतिज्ञा पत्र दो तरह के हैं। फर्स्ट प्रतिज्ञा पत्र है या फर्स्ट कन्वेंट है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स को लेके, कि फर्स्ट प्रतिज्ञा पत्र में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित प्रतिज्ञा पत्र है। सेकंड प्रतिज्ञा पत्र है नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के लिए। तो देखो, फर्स्ट प्रतिज्ञा पत्र में क्या कहा गया है कि मानव अधिकारों संबंधी है प्रतिज्ञा पत्र कि अधिकारों का प्रतिज्ञा पत्र तैयार करने का काम यूएनओ की महासभा को दिया गया था 1951 में। 1951 में महासभा को ये काम दिया गया था, और 1954 में महासभा ने दो प्रतिज्ञा पत्र, दो कन्वीनेंट्स यूएनओ के सामने रखे थे या महासभा की समिति के सामने रखे थे, और फिर इन दोनों प्रतिज्ञा पत्रों को स्वीकार किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा 1966 में। इसमें 3 डेट्स आती हैं। सबसे पहले तो महासभा को यह प्रतिज्ञा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई 1951 में। इसने प्रतिज्ञा पत्र तैयार करके महासभा को सौंपे 1954 में, और महासभा ने इन प्रतिज्ञा पत्रों को एक्सेप्ट किया या स्वीकार किया 1966 में। और ये प्रतिज्ञा पत्र दो प्रकार के थे। फर्स्ट कन्वेनेंट या फर्स्ट प्रतिज्ञा पत्र था आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित, और दूसरा प्रतिज्ञा पत्र था नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित। तो फर्स्ट देखते हैं कि 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने जिस कन्वीनेंट को एक्सेप्ट किया था, उसमें 31 आर्टिकल्स थे, और उन 31 आर्टिकल्स में सारे के सारे इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स को डिस्क्राइब किया गया था। ये सारे के सारे राइट्स हम डिक्लेरेशन के जो 30 आर्टिकल्स थे ना, उनमें भी कर चुके हैं। जैसे आत्मनिर्णय, खुद के बारे में निर्णय लेना, हम कहाँ रहना चाहते हैं, हम जिस राष्ट्र में पैदा हुए हैं वहाँ की नागरिकता त्याग के किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता लेना चाहते हैं, पढ़ना कहाँ चाहते हैं, रहना कैसे चाहते हैं। भेदभाव, किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। पुरुष स्त्रियों को समान अधिकार दिए जाएंगे, सारे के सारे अधिकार, आर्थिक हो चाहे वो सामाजिक हो चाहे सांस्कृतिक हो। नेक्स्ट है कार्य का अधिकार, सबको काम का अधिकार है जो करना चाहता है। नेक्स्ट कार्य की अच्छी अवस्थाओं का, कार्य की अच्छी अवस्थाओं का मतलब है राष्ट्र का ये दायित्व बनता है कि वो जहां पर, चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे पब्लिक सेक्टर है, ये नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में मालिक अपनी मन मर्जी से जितने घंटे चाहे वहां काम करवा सकता है, नागरिकों को कोई सुविधा नहीं देगा, ना ही काम के बीच में विश्राम की अवस्था देगा। नहीं, सरकार वहां भी ये निरीक्षण रखती है कि काम करने वालों को सारी सुविधाएं प्राप्त हो। नेक्स्ट है व्यापारिक संघ बनाने का, कि चाहे किसी भी सेक्टर में हम काम कर रहे हैं, मजदूर यूनियन, ट्रेड यूनियन, किसान यूनियन, ये संघ बनाने का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को। नेक्स्ट आता है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, ये राष्ट्र का दायित्व बनता है प्रत्येक व्यक्ति को समाज में रहते हुए जीवन का खतरा नहीं होगा। नेक्स्ट है परिवार का अधिकार, कि वो अपना परिवार
बढ़ाना चाहता है या नहीं, किस तरह के अपने फैमिली स्ट्रक्चर बनाना चाहता है, ये व्यक्ति का निजता का अधिकार है, उसका सामाजिक अधिकार है। नेक्स्ट है जीवन के उच्च सत्र का अधिकार, कि व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर कमा के अपने जीवन के सत्र को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट आता है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के सर्वोच्च प्राप्त योग्य सत्र का अधिकार, कि अपने शारीरिक और मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास जो फिजिकल एक्टिविटीज हम करते हैं, और मानसिक विकास का सबसे मूल आधार है शिक्षा, कि शिक्षा का अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त होगा। लास्ट है इसमें मेंशन है सांस्कृतिक लाभों का अधिकार। सांस्कृतिक लाभ होते हैं समाज के वो निर्धारित मान्यताएं, जैसे मंदिर है, पहनावा है, भोजन है, रहन सहन है, जिन पर हमारा आधारभूत नियंत्रण होता है, वो सांस्कृतिक लाभ सभी व्यक्तियों को समान रूप से मिलने चाहिए। और इस कन्वीनेंट या इस आज्ञा पत्र को एक संधि के रूप में प्रस्तुत किया गया था, कि जितने भी सदस्य राष्ट्र हैं या जितनी भी एजेंसीज हैं यूएनओ की, वो सभी की सभी इस प्रतिज्ञा पत्र को एक बाध्यता के रूप में अपने संविधान में जगह देंगे, या फिर अपने राष्ट्र में एक मानवाधिकार आयोग का गठन करेंगे, और वो मानवाधिकार आयोग इन सारे अधिकारों को प्रदान करेगा। और उस मानवाधिकार आयोग का एक लिखित स्वरूप भी होगा, उन लिखित स्वरूपों को प्रतिज्ञा पत्र का नाम देके ये सारे अधिकार उसमें निहित करवाए जाएंगे। और मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होगा या जो महासचिव होगा, वो इससे संबंधित रिपोर्ट यूएनओ के आर्थिक और सामाजिक परिषद को भेजता रहेगा। नेक्स्ट प्रतिज्ञा पत्र था नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से संबंधित। इसमें सारे के सारे नागरिक और राजनीतिक अधिकार डिस्क्राइब किए गए हैं, और इस प्रतिज्ञा पत्र में थे 53 आर्टिकल्स। जैसे फर्स्ट प्रतिज्ञा पत्र में 31 आर्टिकल्स थे, जिसमें से कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स यहाँ बताए गए हैं। और नेक्स्ट नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के कॉन्वेनेंट में थे 53 आर्टिकल्स, जिनमें से कुछ इंपोर्टेंट डिस्क्राइब किए गए हैं। जैसे आत्मनिर्णय का, उसमें भी आत्मनिर्णय था, वो आत्मनिर्णय था अपनी संस्कृति हम अपनाना चाहते हैं नहीं, समाज के बारे में, या हम कौन सा रोजगार करना चाहते हैं, किस तरह से रहना चाहते हैं उसके बारे में। और ये आत्मनिर्णय है राजनीतिक आत्मनिर्णय। और नागरिक आत्मनिर्णय होता है स्वतंत्रता का अधिकार, और राजनीतिक आत्मनिर्णय होता है वोट डालने का, सरकार में भागीदारी का, सरकार चुनने का। नेक्स्ट है वैधानिक उपचारों का अधिकार। वैधानिक उपचारों का अधिकार बात करता है सारे के सारे कानूनी अधिकारों का, कि हमारे संविधान ने हमें जो कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं, जीवन का अधिकार, भेदभाव का, दासता का, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा, भ्रमण, न्यायालयों की समानता, व्यक्तिगत गुप्तता, अंतःकरण, धर्म, शांतिमय सभा, ये सारे के सारे जो डिक्लेरेशन थी, उन डिक्लेरेशन में ये सारे के सारे अधिकार आ चुके थे। उन्हीं अधिकारों को विस्तृत स्वरूप प्रदान किया गया है इन कन्वेनेंट्स। तो फर्स्ट स्टेप जो यूएनओ की जनरल असेंबली ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए उठाई, वो थी कि उसने ह्यूमन राइट्स ऑफ डिक्लेरेशन की महासभा ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंटरनेशनल कन्वेनेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स की ह्यूमन राइट्स से संबंधित प्रतिज्ञा पत्र निकाले। और वो प्रतिज्ञा पत्र दो तरह के थे, वो डिस्क्राइब किए गए हैं। सेकंड स्टेप जो उठाई गई वो है मानवाधिकार समिति। ह्यूमन राइट कमेटी ही अलग से बना दी गई, कि 1966 में जब महासभा ने इन प्रतिज्ञा पत्रों को स्वीकार किया, तो इन प्रतिज्ञा पत्रों से संबंधित बहुत लंबा चौड़ा विस्तृत काम था। प्रत्येक देश में मानवाधिकार कमेटी गठित करवाना, वहां की मानवाधिकार कमेटी का जो अध्यक्ष था वो रिपोर्ट देगा। तो ये सामाजिक और आर्थिक परिषद का काम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, तो इसके लिए एक अलग से कमेटी ही बना दी गई, ह्यूमन राइट कमेटी। और इस कमेटी के 18 सदस्य थे, और ये सदस्य उन देशों से होते थे जिन्होंने ये जो पहले कन्वेनेंट बताए गए ना, 2 प्रतिज्ञा पत्र बताए गए हैं, इन प्रतिज्ञा पत्रों को जिन देशों ने स्वीकार किया, उन्हीं देशों से ही इसके सदस्य चुने जाते हैं। और यह समिति संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो है, जैसे आप संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है, एंटोनियो गुतरस है, में भी चेंज नहीं हुआ है क्या, देख लेना बेटा, चेक करना एक बार, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वो इस समिति का नेतृत्व करेंगे। और प्रत्येक देश में मानवाधिकारों से संबंधित महासचिव के पास जो रिपोर्ट आएगी,
ये समिति उससे संबंधित काम करेगी। और इसी के बिहाफ पे इंडिया में भी ह्यूमन राइट कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी 1993 में। और वो वही काम करती है कि इंडिया ने इन प्रतिज्ञा पत्रों को स्वीकार किया है और अपनी रिपोर्ट महासचिव के पास भेजते हैं ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड। नेक्स्ट स्टेप जो उठाई गई यूएनओ के द्वारा वो क्या है, मानवाधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। और सबसे पहला ईयर भी घोषित किया गया था, इसीलिए ये कल भी आया था कि 1968 को संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ईयर घोषित किया गया था। और इसी के बाद 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे घोषित कर दिया गया था कि 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कि 1948 में जब इनकी डिक्लेरेशन की गई थी ह्यूमन राइट्स की, उसके बाद उसके 20 साल पूरे होने के बाद 1968 को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ईयर घोषित किया गया था। और इसका सम्मेलन किया गया था जो अप्रैल से लेके मई तक तेहरान में हुआ था, जिसमें 84 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये सारी वो डिटेल्स है, ये कंपलसरी नहीं है, करना चाहते हो तो ठीक है। और इस सम्मेलन में वही सारे मुद्दे या वही इसके अनुच्छेदों में जो जिन बातों का, जिन स्वतंत्रताओं का, जिन अधिकारों का वर्णन किया गया है, वही सारा विचार विमर्श होता है इसके सम्मेलन में। कि ईयरली जब महासभा का अधिवेशन हो जाता है तो महासभा के अधिवेशन के बाद मानवाधिकार कमेटी अपना अधिवेशन बुलाती है। जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं वो समितियों में कि एक तरह का कंपल्शन नहीं है, अगर किसी की कोई रिपोर्ट आती है कि इस कंट्री में मानवाधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके संबंध में विचार विमर्श किया जाता है। या फिर जितने भी अनुच्छेदों में जितने भी प्रकार के अधिकारों का वर्णन किया गया है, उन अधिकारों को और ज्यादा विकसित स्वरूप देने के लिए और आधुनिक परिवेश के अंतर्गत सब नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश की जाती है अंतरराष्ट्रीय सत्र पर। नेक्स्ट है जातीय भेदभाव के समस्त रूपों को समाप्त करने की घोषणा। कि जैसे कि साउथ अफ्रीका में की गई थी 1974 में महासभा की पहल पर ही साउथ अफ्रीका में जो रंग भेद और जातीय भेदभाव की जो नीति थी उसका प्रबल विरोध किया गया था। और नस्लीय भेद या रंग भेद के ऊपर जो आंदोलन चल रहा था वहां बहुत लंबे टाइम पे, उस आंदोलन को समर्थन प्रदान किया था यूएनओ के सभी सदस्यों ने। और इसी तरह से 1963 में संयुक्त राष्ट्र के मंच से अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो एक ओथ ली गई थी, सभी सदस्यों ने एक घोषणा या एक संधि पे हस्ताक्षर किए थे कि वो रंग भेद की नीति के विरुद्ध है। और इसी ओथ या इसी ट्रीटी के अंतर्गत 1974 में फिर महासभा ने औपचारिक रूप से एक प्रपोजल पास करके दक्षिण अफ्रीका की रंग भेद या जातीय भेदभाव की नीति का प्रबल विरोध किया गया था। और उसके बाद ही जब सब देशों ने इस चीज का विरोध किया था तो दक्षिण अफ्रीका से रंग भेद की नीति समाप्त हो गई। नेक्स्ट है स्त्रियों के अधिकारों संबंधी विश्व सम्मेलन की जो प्रतिज्ञा पत्र स्वीकार किया गया कॉन्वेनेंट, उसमें वुमेन राइट्स की बात की गई है। और वुमेन के ये नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक या सोशल राइट्स की बात, क्योंकि अब तक पहले होती थी सिर्फ सोशल राइट्स की, क्योंकि जो सोशल रिचुअल्स थे या सोसाइटी में जितने भी रूल रेगुलेशंस होते थे ज्यादा पाबंदियां औरतों के ऊपर होती थी और राजनीति में औरतों की सहभागिता बहुत ही कम थी। तो इन कन्वेनेंट्स में स्त्रियों की राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए थे, उनकी राजनीतिक सहभागिता पर ज्यादा बल दिया गया था। और इसीलिए ये जो डिक्लेरेशंस लागू की गई थी, इसके जो 1995 में बीजिंग में जो सम्मेलन हुआ था उस सम्मेलन को माना ही या उस सम्मेलन का नाम ही इसलिए दिया जाता है कि स्त्रियों के अधिकारों का सम्मेलन उसको बोला जाता है। कि बीजिंग सम्मेलन का सबसे मेन मोटो या मेन मुद्दा ही यही रखा गया था कि राजनीतिक सहभागिता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक राष्ट्र कैसे बढ़ाएगा औरतों की। और इसके लिए जैसे कि भारत में भी किया गया है कि संसद में तो नहीं हो सका है अब तक के पास, लेकिन पंचायती राज में 2/3 या 3/4 स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। हालांकि संसद में ये जो बिल है, प्रपोजल है, ये अब तक पेंडिंग है, अब तक पास नहीं हो पाया है, लेकिन पंचायती राज की इसकी शुरुआत हो चुकी
होती है, जैसे कि 33% जॉब्स में लड़कियों को जो रिजर्वेशन की बात आती है, कि स्त्रियों के लिए अलग से आरक्षण किया जाएगा राजनीतिक सत्र पर। नेक्स्ट आता है आत्मनिर्णय के अधिकारों की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स टू सेल्फ डिटरमिनेशन, कि आत्मनिर्णय का अधिकार क्या है। जैसे कि जब यूएनओ का संगठन किया गया था या ये डिक्लेरेशन की गई थी 1948 में ह्यूमन राइट्स की, उस टाइम तक भी एशिया और अफ्रीका के बहुत से कंट्री कॉलोनियल थे। कॉलोनियल मीन्स उपनिवेश थे, अब भी वो किसी ना किसी चीज के अधीनस्थ थे। तो सबसे पहला कि आत्मनिर्णय व्यक्ति तभी ले सकता है जब वो एक स्वतंत्र राष्ट्र में रहता हो। तो सबसे पहली कोशिश इन घोषणाओं में की गई थी उपनिवेश या अधीनस्थ क्षेत्रों को स्वतंत्र कराने की, क्योंकि कोई भी राष्ट्र जब स्वतंत्र होगा तो वो लोकतांत्रिक स्वरूप अपना सकेगा, और लोकतांत्रिक स्वरूप का एक दूसरा नाम है कल्याणकारी योजनाएं। अपने नागरिकों को वो अधिकार प्रदान करेगा संविधान के माध्यम से भी, और मानवाधिकारों को भी लागू करेगा अपने देश में। नेक्स्ट आता है यातनाएं और अन्य निर्दयी व्यवहार से सुरक्षा की। मानवाधिकारों की ये डिक्लेरेशन बात करती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई निर्दयी, नरसंहार या यातना भरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। इस तरह की कोई भी गतिविधि होती है तो वहां की ह्यूमन राइट कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाए, उस भेदभाव के कारणों को जांचे, और ईयरली जब रिपोर्ट पब्लिश की जाती है यूएनओ की ह्यूमन राइट्स कमीशन के आगे प्रत्येक राष्ट्र की, तो उसका विस्तार पूर्वक वर्णन या इस समस्या के समाधान के लिए उन्हें कोई सहायता चाहिए यूएनओ से, तो वो परिस्थिति का भी वहां वर्णन किया जाता है। अब आता है संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार आयोग। कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि डिस्क्राइब ह्यूमन राइट्स ऑफ यूएन। तो यूएनओ के ह्यूमन राइट्स को एस्टेब्लिश किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र के यह आर्थिक और सामाजिक परिषद का महत्वपूर्ण अंग है। यूएनओ के चार्टर 68 में ये बात की गई है कि मनुष्य के अधिकारों के विकास के लिए एक आयोग को स्थापित किया जाएगा, और इसीलिए 1946 में मानवाधिकार आयोग स्थापित किया गया था। और इस आयोग ने ही मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, वो दी थी। इसके 18 सदस्य होते हैं, और आयोग के सदस्य वही होते हैं जो पहले भी आया है, जो इनके प्रतिज्ञा पत्रों को स्वीकार करते हैं। और समय समय पर जैसे जैसे यूएनओ की सदस्य संख्या बढ़ती गई है, इसके सदस्य संख्या भी बढ़ती जा रही है, और अब इसकी सदस्य संख्या 53 हो गई है। और इन आयोग के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? आर्थिक और सामाजिक परिषद, इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल 3 वर्ष के लिए करती है इन सदस्यों का चुनाव। और ये सदस्य मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रति विश्वसनीयता दिलाते हैं या इन अधिकारों के ज्यादा से ज्यादा विकास के लिए काम करते हैं, स्त्री पुरुष की समानता के लिए काम करते हैं, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हैं, या मानवाधिकारों की अवहेलना से संबंधित कोई भी शिकायत वगैरह होती है तो इस आयोग को भेजी जा सकती है। इस आयोग का काम ही यही है कि सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्रीय सत्र पर और अंतरराष्ट्रीय सत्र पर मानवाधिकारों के हनन से संबंधित जितनी भी सिफारिशें या शिकायतें आई हैं, उन शिकायतों का समाधान करना। लेकिन 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान किसने ले लिया है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, कि इसका नाम बदल दिया गया है। आयोग से इसको एक परिषद बना दिया गया है। तो इसमें 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये किसका अंग है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। और इसके गठन की बात यूएनओ के आर्टिकल 68 में की गई है। और फिर 1946 में इसकी औपचारिक गठन किया गया था एक तरह से, और इसी औपचारिक संगठन ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स दी थी। जब इसका गठन किया गया तो इसकी सदस्य संख्या 18 थी, और 18 वो सदस्य थे जिसने इसके प्रतिज्ञा पत्रों को अपने देश में लागू किया था या स्वीकार किया था। जैसे जैसे यूएनओ की सदस्य संख्या बढ़ती गई, इनकी सदस्य संख्या भी बढ़ती गई, वर्तमान में 53 है। और इसके सदस्यों का चुनाव इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल 3 साल के लिए करती है। और ये जो काउंसिल है ये वचनबद्ध है अधिकारों की सुरक्षा के लिए, या अधिकारों से संबंधित कोई भी शिकायत आती है उसका निपटारा करने के लिए। और 2006 में इस कमीशन का नेम चेंज कर दिया गया है, इसको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स
काउंसिल कर दिया गया है कमीशन। और लास्ट इस टॉपिक में आता है एमनेस्टी इंटरनेशनल। जैसे कि ह्यूमन राइट्स जो काउंसिल है, जिसको पहले ह्यूमन राइट कमीशन बोलते थे, ये एक वैधानिक परिषद है। वैधानिक मीन्स एक अंतरराष्ट्रीय संस्था ने इसको स्थापित किया है और सदस्य राष्ट्रों ने इसको सहमति दी है। लेकिन जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कि ये किसी सरकार के द्वारा, किसी राष्ट्र के द्वारा इसे ना मान्यता या इसमें स्थापित नहीं किया गया है। ये एक गैर सरकारी संस्था है जो 1961 में लंदन में स्थापित हुई थी पीटर बेंशन के द्वारा। पीटर बेंशन लंदन में एक बहुत ही फेमस लॉयर थे और उन्होंने देखा था कि जो कमीशन है, जो ह्यूमन राइट्स के लिए यूएनओ ने जो काउंसिल बनाई है, वो काउंसिल सिर्फ उन्हीं शिकायतों का निपटारा करती है जो उसके सामने आती हैं। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल मींस पीटर बेंशन ने अपनी स्टडीज में देखा कि सारे जो कंट्री हैं, किसी भी कंट्री में अगर मानवाधिकारों का हनन होता है तो वो कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे उन मुद्दों को आने ही नहीं देती, क्योंकि उससे उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि को हानि होती थी, क्षति पहुंचती थी। तो इसलिए इसने एक एनजीओ का गठन किया जो ह्यूमन राइट्स की को प्रोटेक्ट करती है, या जहां पर ह्यूमन राइट्स का कुछ शोषण हो रहा है या किसी भी तरह की कोई लोगों के साथ यातनाएं हो रही हैं, उन मुद्दों को इंटरनेशनल मीडिया में लेके आना और मीडिया के थ्रू यूएनओ की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने लेकर आने का काम। तो रिसेंटली ये एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करती है, इसकी ब्रांचेस मोस्टली प्रत्येक देश में है। जितने भी यूएनओ के मेंबर कंट्रीज हैं, कोई एक या दो बाई चांस किसी कंट्री में नहीं है, वरना हर कंट्री में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एस्पेक्ट में ये काम करते हैं, छुपकर भी और सामने आकर भी। प्रत्येक देश में इसकी शाखाएं हैं। और अभी लेटेस्ट मुद्दा भी सुनने को मिला था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल पे कुछ केस वगैरह हुआ था कि ये ह्यूमन राइट्स की कुछ की हमारे सोशल रिचुअल्स या कुछ उन चीजों में ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, चीजों को मैनिपुलेट करके पब्लिश करते हैं। तो 1948 की यूएनओ ने जो डिक्लेरेशन दी थी ह्यूमन राइट्स की, उन ह्यूमन राइट्स को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं, और प्रैक्टिकली इसमें सभी सदस्य राष्ट्र इनकी पालना कर रहे हैं या नहीं, इसी उद्देश्य के तहत पीटर बेंशन ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की थी। और इस संस्था के 4 प्रमुख उद्देश्य या इस संस्था के 4 प्रमुख विशेषताएं हैं जो 4 अधिकारों के उल्लंघन के प्रति विशेष रूप से ध्यान रखती है। और वो 4 अधिकार कौन से हैं? जीवन का अधिकार, विचार प्रकट करने का अधिकार, यातनाओं के विरुद्ध अधिकार और मुकदमों की न्यायपूर्ण सुनवाई का अधिकार। कि इन 4 अधिकारों के ऊपर विशेष रूप से फोकस रखती है ये संस्था कि अगर किसी कंट्री में जीवन का अधिकार सुरक्षित नहीं है, वहां के लोग सरकार के खिलाफ अपनी बात नहीं रख सकते, वहां की सरकार ही या फिर कोई दूसरी संस्था ने यातनाएं दे रही है, या फिर वो कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय की शरण लेते हैं, वहां उनकी न्यायपूर्ण सुनवाई नहीं होती है, तो ऐसे मुद्दों को एमनेस्टी इंटरनेशनल इंटरनेशनल मीडिया के सामने लाके उन मुद्दों को ह्यूमन राइट्स की यूएनओ की काउंसिल तक पहुंचाने का काम करती है। और इसीलिए यह काउंसिल किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी रीजनल पार्टी, किसी भी कास्ट, धर्म, लिंग से रेलिवेंट नहीं है, और ना ही किसी सरकार से संबंधित या किसी राजनीतिक दल से संबंधित है। हाँ, इसको जो फंड होता है इस संस्था को काम करने के लिए, वो फंड मिलता है। यह स्वतंत्र रूप से इसके जो कार्यकर्ता होते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र, बगैर किसी दबाव के जांच पड़ताल करते हैं, और फंड भी इस संस्था को डोनेशन के थ्रू ही मिलता है। और डोनेशन मोस्टली होता है अनोनिमस, अज्ञात लोग जो अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए या किसी एक ऐसी संस्था को चाहते हैं जो स्वच्छंद या स्वतंत्र रूप से उनके मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने में इनडायरेक्टली सहयोग प्रदान करती है।
क्योंकि उनके साथ अगर शोषण हो रहा होता है तो उस शोषण को सबके सामने लेकर आती है, जिससे कि वो मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाया जाता है और समस्या का निदान किया जाता है। तो ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल। और यहाँ पर आपकी फर्स्ट यूनिट हो जाती है कंप्लीट। अब फर्स्ट यूनिट में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है